दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 30 अप्रैल है और जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीजीटी की परीक्षा जो कि 9 और 10 मई को कराई जाएगी, तो इसके लिए सब्जेक्ट वाइज यानी कि किस विषय की परीक्षा 9 तारीख को किस शिफ्ट में होगी और किस विषय की परीक्षा 10 मई को किस शिफ्ट में होगी, इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। प्लस आज से अभ्यर्थी ये भी जान सकेंगे कि उनका परीक्षा शहर क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गुमा चुके हैं, यानी कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था क्या है, और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। देखो दोस्तों, फ़िलहाल तो अभी अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी सुबह के लगभग 7 बजे हैं और अभी तक परीक्षा शहर के बारे में लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के बाद कभी भी ये लिंक एक्टिवेट हो सकता है, और अगर लिंक एक्टिवेट होगा तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का एक लिंक भी वहाँ पर दिया जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है। क्योंकि ऐसा हर जब भी कोई एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसके नीचे एक लिंक रहता है फॉरगेट का। तो अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता है कि आयोग फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक उपलब्ध करवा दे और तब आप बहुत ही आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर पाएंगे। और अगर आपको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया तो उसके बाद बहुत ही आसानी से आप अपनी बाकी की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 और 10 मई को 4,64,000 अभ्यर्थी प्रवक्ता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संख्या काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि ये एक पुरानी भर्ती है। 2022 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और अब तक बहुत सारे एस्पिरेंट हो सकता है कि ईएमआरएस में, केवीएस में, एनवीएस में या फिर किसी अन्य जॉब में सेलेक्ट हो चुके हों। तो मिला जुला के आपके लिए एक अच्छा अवसर है, इसलिए अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें कम से कम आप अपनी स्टडी ठीक ठाक रखें और बिल्कुल रिग्रेट ना करें कि पीछे क्या हुआ। जो कुछ आपने किया अभी तक या जो कुछ आप अभी तक नहीं कर पाए उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज से आप अपनी एक नई शुरुआत करें और जो आगे आने वाला समय है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही लगा दें। दोस्तों बता दें आपको कि इसके लिए यानी कि जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है इसके लिए कुल 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आपको ये भी पता है कि परीक्षा 9 और 10 मई को दो पालियों में संपन्न होगी। तो फिलहाल इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या ऐसी कोई जानकारी मिलती है तुरंत ही मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कॉलेजों और शिक्षा महाविद्यालयों में होगी सहायक आचार्य की नियुक्ति। दोस्तों इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध पहले से ही करवा दी गई है और इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाकर मैं आपको दे चुका हूं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बीएड सहायक आचार्य के लिए जो परीक्षा थी वो फिलहाल नहीं हो सकी है और इसके लिए तीसरी बार संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि सर मैं जो हूँ, जैसे कि एक सवाल ये आया है कि उनका जो बीएड है वो भी हो चुका है प्लस उनका नेट भी हो चुका है, और लेकिन उनका जो है ये जैसे कि एमए इन एजुकेशन या एमएड नहीं है, तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं इस विज्ञापन के बारे में बहुत ही डेप्थ में जाके, तो आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। दोस्तों मैं आपको पुनः बता दूं कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है ये 2 प्रकार से रखी गई है। पहली अर्हता तो ये है कि आपका किसी भी विषय में पीजी होना चाहिए 55% अंकों के साथ, प्लस आपका एमएड होना चाहिए, तब आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एमएड नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि आपका तब 2 बार पीजी होना पड़ेगा। मतलब एक पीजी सामान्य रूप से किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ, बीएड कंपलसरी है, बीएड भी आपका होना चाहिए, प्लस जो एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें भी आपका पीजी होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बारे में नोटिफिकेशन में क्लियर हर बात लिखी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत इसको ठीक से समझने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद कोई भी सवाल आपके मन में डाउट वाला नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर नेट कंपलसरी है, या फिर आपने पीएचडी या डीफिल की उपाधि धारित की हो तभी जाके आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और तीसरी बार विज्ञापन जारी हुआ है, 2022 में हुआ था, फिर इसका दोबारा विज्ञापन 2025 में जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही विज्ञापन रद्द करते हुए अब तीसरी बार इसका विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी परीक्षा 28 जुलाई को करवाई जाएगी। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें 60 नंबर यानी कि 30 प्रश्न जो जीएस के होंगे। तो जीएस के लिए आप जानते हैं कि UPSC विज्ञापन संख्या 51 का कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया गया है इस चैनल पर। तो आप चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्लेलिस्ट को ओपन करके सारा सब्जेक्ट जो है अपना पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सारे लेक्चर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों प्रधानाचार्य और प्राचार्य भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा होगी। 2013 में जब भर्ती हुई थी तो केवल इंटरव्यू के माध्यम से हुई थी, लेकिन अब 400 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी, जिसमें 360 नंबर की परीक्षा होगी, बाकी 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 2500 से ज़्यादा प्रधानाचार्य और 100 से ज़्यादा प्राचार्यों की भर्ती होने वाली है। तो इसके बारे में अभी क्योंकि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, विज्ञापन भी कोई नहीं आया है, लेकिन अब जब विज्ञापन जारी होगा तो इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मतलब लिखित परीक्षा करवाई जाएगी प्लस इंटरव्यू, और इंटरव्यू का वेटेज बहुत ही कम रखा गया है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि लाखों शिक्षकों और उनके आश्रितों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए साचीज के सहयोग से पोर्टल बनकर लगभग तैयार है, जल्द ही इसे लाइव किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि शिक्षक का नाम तो रहेगा, लेकिन उनके जो मतलब पोषित हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी जानकारी शिक्षक को स्वयं भरनी पड़ेगी और इसके बाद उनको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अहंकार की लड़ाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई 2046 की तारीख, हालांकि अगले ही दिन इसे बदलकर 15 जुलाई कर दिया गया। तो यहाँ पर मामला ये है कि देख सकते हैं तारणी बहन देसाई ने मुंबई की श्याम सहकारी आवास सोसाइटी में हुए विवाद को लेकर 2017 में किलकिल राज भंसारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विवाद का मुख्य बिंदु 2015 की वार्षिक आम सभा से संबंधित नोटिस पत्र और प्रस्ताव है, जिसमें देसाई को हाउसिंग सोसाइटी से निष्कासित करने का प्रस्ताव भी शामिल था। तो इसमें जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। तो पहले तो ये था कि कोर्ट ने कहा कि अगले 20 साल तक इस पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन सुनवाई की तारीख 15 तारीख कर दी गई है। अब 15 तारीख को पता चलेगा कि मानहानि का मुकदमा एक्सेप्ट होगा या इस पर क्या फैसला कोर्ट लेती है। और दोस्तों पिता बच्चे की अभिरक्षा किसी को भी सौंप नहीं सकता, मतलब उसकी भी एक लिमिटेशन है। पिता को अभिरक्षा निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पिता भले ही नाबालिग का नैसर्गिक संरक्षक हो, लेकिन उसे यह असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह इच्छा से बच्चे की अभिरक्षा किसी तीसरे को सौंप दे और दूसरे अभिभावक को इसे चुनौती देने से रोका जाए। मतलब इसमें यह हुआ था कि प्रयागराज के युवराज आयुष्मान व अन्य की विशेष याचिका थी। मामले में याची के पिता ने बच्चों की अभिरक्षा उनकी मां को देने के बजाय अन्य व्यक्तियों को सौंपी थी। तो इस प्रकार से मतलब बिल्कुल ये प्रकृति का जो एक विधान है उसके विरुद्ध है। 1 मई से OTP लगेगी, तभी जाके आपको सिलेंडर मिल पाएगा, मतलब तभी डिलीवरी कंप्लीट मानी जाएगी। और जिन लोगों का नंबर अभी अपडेट नहीं है, उनका नंबर तुरंत ही अपडेट भी कर दिया जाएगा जब डिलीवरी मैन आपके गेट पर होगा। तो यहाँ पर ये जानकारी है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।